हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देख रहे थे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है उसका। और हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज देख रहे थे, जिसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कर ली थी और इंस्ट्रूमेंट देख लिया था, अटेस्टेड देख लिया था क्या था। अब उसके आगे देखते हैं, और रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम अटैच टू अर्थ। तो ये अटैच टू अर्थ इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये तो आपको बेयर एक्ट से समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम एक्शनेबल क्लेम। तो ये थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब इसको समझने में थोड़ा बेयर एक्ट की लैंग्वेज से वो लगता है। तो हम पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी डेट अदर देन सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथिकेशन और प्लेस of movable property or to beneficial interest in movable property not in the possession of either actual or constructive, ठीक है, of the claimant। तो इसको मतलब पढ़ने से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। हम इसकी अगर ईजीएस्ट लैंग्वेज देखें तो ये कहना चाहता है कि एक्शनेबल क्लेम मतलब अनुयोज्य दावा वह है जो any beneficiary interest of movable property which is not in the possession of claimant। एक ऐसा एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसमें, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। जैसे कि ए ने अपनी बाइक को इंश्योर्ड करवाया, ठीक है, और वो बाइक चोरी हो जाती है, ठीक है। तो उसके पास वो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, लेकिन उसके पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पे एक्शनेबल क्लेम अराइज होता है वो उसके पास नहीं है, नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। तो ए भी एक्शनेबल क्लेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेम फॉर किसके लिए क्लेम है, क्लेम फॉर अनसेक्योर्ड डेट। जो भी सिक्योर्ड डेट होती हैं उनके लिए हम एक्शनेबल क्लेम नहीं लाते, क्योंकि वो तो लॉ भी परमिट करता है, उसके अलग वो है। लेकिन जो अनसेक्योर्ड डेट है अदर देन क्या, हाइपोथिकेशन, प्लेस और मॉर्टगेज, इन सब चीज़ों को छोड़ के जितनी भी अनसेक्योर्ड डेट हैं वो सब एक्शनेबल क्लेम में आती हैं। और वो क्लेम कैसा हो सकता है, क्लेम में भी एक्रूइंग, एग्जिस्टिंग, कंटिंजेंट और कंडीशनल, ये सब इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि मतलब हाइपोथिकेशन क्या होता है या प्लेस क्या होता है, तो ये हम आगे देखेंगे कभी अगली वीडियो में। लेकिन हम देखते हैं कि जो एक्रूइंग डेट है वो क्या होती है। तो एक्रूइंग डेट क्या होती है, जिसमें मनी ऑलरेडी ड्यू हो जाता है, मनी वेयर डेट इज मनी इसमें ड्यू हो जाता है, लेकिन कोई नेक्स्ट जो कोई डेट होती है उस पर पेएबल होता है, तो वो एक्रूइंग इन नेचर होता है। और प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग डेट क्या होती है, तो वो होता है मनी ऑलरेडी ड्यू है और हमारी वो उसकी प्रेजेंट में उसकी डेट आ चुकी है उसको पे करने की। इसके बाद हमने देखा था कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट तो किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट पे अगर उसको पे करने की वो है बता रहा है, तो वो कंटिंजेंट हो सकता है, कंडीशनल। इसमें देखो जो पोजीशन है वो कैसे भी हो सकती है, या तो एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर कैसे भी हो सकती है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम में एक और कंडीशन होती है कि इसको जो एक्शनेबल क्लेम है उसको सिविल कोर्ट, इसमें लिखा है सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड। उसको सिविल कोर्ट अगर उसको रिकॉग्नाइज करता है कि एक अफोर्डिंग ग्राउंड है तो वो एक्शनेबल क्लेम में आता है। तो ये सब हो गया एक्शनेबल क्लेम का। इसके बाद हम देखते हैं नोटिस। तो नोटिस के लिए हम देखते हैं, आइए इसका तो नोटिस से जाने से पहले हम इसके थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो एग्जांपल इसके क्या क्या हैं। बेनिफिट अंडर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के अंडर में अगेंस्ट अगर कोई बेनिफिट राइज होते हैं वो एक्शनेबल क्लेम में ला सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम को और आगे कहाँ डिस्कस किया गया है, तो इसी के सेक्शन 130 से लेकर 137 में एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया गया है, चैप्टर 8 में ऑफ एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल हैं, सम ऑफ एरियर्स और रेंट पेएबल इन फ्यूचर। कोई भी एरियर्स अराइज होते हैं और रेंट अगर कोई भी पेएबल इन फ्यूचर है तो वो भी एक्शनेबल क्लेम में आ सकती है। राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेक फॉर बाइंग गुड्स, ठीक है, ये सब उसमें ही आते हैं एक्शनेबल क्लेम में। और क्या क्या चीज़ें एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूडेड नहीं होती हैं, तो वो क्या होती हैं, डिक्री ऑफ कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ डेट। अगर रिकवरी ऑफ डेट के लिए कोर्ट ने डिक्री करी है तो वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आती है, ठीक है। डैमेज अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब
नॉट इन एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड है, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है एक्शनेबल क्लेम में। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है नोटिस की। तो हम अगर जनरल सेंस में नोटिस की मतलब बोलें तो क्या होता है, नोटिस मीन्स एनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी फैक्ट। तो ये तो जनरल है, लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें 3 प्रकार के नोटिस की बात की गई है। एक तो एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस, एक है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक है नोटिस बाय एजेंट। ठीक है, नोटिस बाय एजेंट या टू एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस नोटिस। एक्सप्रेस नोटिस की बात करते हैं। तो एक्सप्रेस नोटिस को और डायरेक्ट नोटिस भी बोलते हैं। तो इसको बोलते ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, मीन्स एन डायरेक्ट और एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट एनी फैक्ट। तो ये डायरेक्ट आता है, अगर नॉलेज अपन को मिलता है तो वो डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट या और एक्सप्रेस नोटिस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम उसमें ड्यू डिलिजेंस लगाएं, अपना दिमाग का यूज़ करके, या मतलब नॉर्मल जो प्रूडेंस मैन है वो अपना जितना नॉलेज लगा के अगर उसकी जानकारी निकाल सकता है, तो उसको माना जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस उसको है उस चीज़ का। ठीक है, इसके बाद आता है नोटिस टू एन एजेंट। तो इसको हम चलो डिस्कस करते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कंडीशंस क्या दी गई हैं। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब माना जाएगा, तो इसमें लिखा है अंडर कंस्ट्रक्टिव नोटिस द फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड। कौन कौन सी, या उसने अगर देखो विलफुल एब्सटेंशन किया है फ्रॉम एन इंक्वायरी इन रिलेशन टू सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर को बिलफुल एब्सटेंशन किया, मतलब उसने बिलफुली नहीं चाहा कि वो उसको इंक्वायर कर सके उन रिलेशन टू एनी फैक्ट, तो माना जाएगा कि उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था उस चीज़ का। ठीक है, और ये इसके बाद है ग्रॉस नेग्लिजेंस। वो अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है रिगार्डिंग एनी फैक्ट, तो भी माना जाएगा कि उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उस चीज़ का। अगर रजिस्ट्रेशन है किसी चीज़ का, अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई किसी को बुलाता है कि भाई तुम हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दो, तो ऐसा माना जाएगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन में टर्म्स लिखे हैं और जो साइन कर रहा है उन टर्म्स को जानता है, ये सब कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा कि वो सब जानता है इसीलिए साइन करे हैं, तो रजिस्ट्रेशन में अगर। और पजेशन की क्या बात है, तो पजेशन जैसे कोई इंसान, जैसे मेरा खेत है और अगर मेरी पजेशन है, ठीक है, और ये तो सामने से दिख रहा है कि कोई टाइटल होगा इसके पास, तभी तो ये पजेशन है इसके पास। तो अगर इसको नहीं जानने की कोशिश करी हमने कि ये पजेशन है और कौन सा टाइटल के साथ ये पजेशन में रह रहा है, फिर भी हमने क्या किया, मतलब किसी थर्ड पर्सन से डील करके और उसको परचेस कर लिया हमारी जिसमें हम पजेशन में हैं, और फिर कोई अगर फॉल्ट होती है तो माना जाएगा कि उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। ठीक है, इसके बाद है एजेंट। तो एजेंट के लिए एक मैक्सिम है, मैक्सिम क्या बोलती है, क्यू फैसेट पर एनम फैसेट पर से। इसका मतलब होता है नोटिस टू एन एजेंट डीम टू बी ऑन हिज प्रिंसिपल। अगर हमने किसी एजेंट को नोटिस दे दिया है तो माना जाएगा कि उसके प्रिंसिपल को वो नोटिस मिल चुका है। ठीक है, तो ये हो गया नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के लिए और भी चीज़ें हैं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज इन्फर्ड ओनली वेयर अ पर्सन हैज़ मीन्स ऑफ नोइंग अ फैक्ट। उसके पास मीन्स था जानने का तो ही माना जाएगा। ठीक है, और उसने क्या किया, मीन्स था उसको जानने का, लेकिन उसने क्या किया, ओमिट कर दिया उस चीज़ को, तो माना जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। अब इसमें क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस नोटिस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो डेफिनाइट होनी चाहिए, वो डेफिनाइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी कंसीलमेंट या वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है उसी को नॉलेज दिया गया हो, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसी को मिली हो। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन को दे दी और मतलब फिर नहीं माना जाएगा कि उसको डायरेक्ट और एक्सप्रेस नोटिस था उस चीज़ का। ठीक है, और जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मस्ट बी रिलेटेड टू सेम ट्रांजेक्शन, उसी ट्रांजेक्शन का भाग होना चाहिए जिसमें इशू अराइज हुआ है। ठीक है, तो हमने इसका डेफिनेशन पार्ट कर लिया है, और अब हम इसके आगे देखते हैं चैप्टर 2 ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण करने के विषय में। तो पार्ट ए क्या बोलता है इसका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। तो ये किसी का मिथ रहता है कि ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये दोनों के लिए। देखो ये लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। तो जो चैप्टर 2 है वो मूवेबल और इमूवेबल में, जो पार्ट ए है इसका दोनों के लिए है। पार्ट बी भले इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओनली पे लाइज वो करता है,
अप्लाई होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सेक्शन 5 क्या बोलता है। ठीक है, तो सेक्शन 5 क्या बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का? मेन सेक्शन यही बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 5 में दिया गया है। तो सेक्शन 5 को रीड करते हैं। देखो, इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, क्या है? एन एक्ट, क्या? एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, देखना, लिविंग पर्सन कन्वेस या ट्रांसफर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, या तो प्रेजेंट में ट्रांसफर कर देगा या फ्यूचर। ठीक है, लेकिन उसको पास जो जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ये फ्यूचर और प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये सिर्फ कन्वे करने के लिए कि या तो प्रेजेंट में कन्वे कर दे या फ्यूचर में कर दे। तो ये सिर्फ उसको कन्वे या ट्रांसफ़र के लिए कि ट्रांसफ़र या तो प्रेजेंट तुरंत दे दे कि भाई लो आज ही ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर हम बोलेगा कि फ्यूचर किसी डेट पे आपको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सिर्फ उसके लिए है। वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, ठीक है, वन या मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ और पर्सन टू। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, ध्यान रखना ये इंटरवीवोज है। इंटरवीवोज मतलब ओनली बिटवीन द लिविंग पर्सन ही ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और लिविंग पर्सन में क्या क्या इंक्लूड करता है वो भी इसमें लिखा गया है कि लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड है? तो कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। बस इतना ध्यान रखना है कि लिविंग पर्सन की प्रॉपर डेफिनेशन में कंपनी भी आती है, एसोसिएशन भी आता है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आता है। ठीक है, तो वेदर देखो वो कॉर्पोरेट भी हो सकती, कॉर्पोरेटेड हो सकती है और इनकॉर्पोरेटेड, ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं, मतलब इजी लैंग्वेज में देखते हैं इसको। तो क्या है? एक एन एक्ट है, ये एक्ट है बाय विच अ लिविंग पर्सन, ध्यान रखना ये सिर्फ लिविंग पर्सन की बात करते हैं और लिविंग पर्सन में अभी क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी दिया गया। तो इट इज अ लिविंग पर्सन, इट मीन्स ट्रांसफर मस्ट बी इन एग्जिस्टिंग एट मेकिंग ऑफ ट्रांसफर। जो ट्रांसफरर है मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, दोनों, या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, कन्वेज एनी प्रॉपर्टी, इट मीन्स इंक्लूड अश्योरेंस, कोई भी अश्योरेंस उसके फेवर में करता है वो। ठीक है, या राइट्स को किसी के फेवर में ट्रांसफर करता है। कन्वेज एनी प्रॉपर्टी टू वन और मोर लिविंग पर्सन, क्या? टू वन और मोर लिविंग पर्सन, या पर्सन या तो एक को कर सकता है वन, या मोर दो को भी कर सकता है, तीन को भी कर सकता है, किसी के भी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है वो, वन और मोर लिविंग पर्सन। ठीक है, और टू हिमसेल्फ, अब हिमसेल्फ के लिए क्या कर सकता है? वो कोई ट्रस्ट बना के अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद और भी लिखा है कि और हिमसेल्फ एंड, क्या बोला है? हिमसेल्फ एंड, अभी तक और आ रहा था, अब एंड वन और मोर लिविंग पर्सन्स वेदर प्रॉपर्टी। देखो, ट्रांसफर में बी एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर बट प्रॉपर्टी मस्ट बी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, हमेशा याद रखना। ठीक है, और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? ट्रांसफरेबल, ये तो कंडीशन पता ही है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र में, अभी अपन ने देख लिया कि ट्रांसफ़र में क्या क्या इंक्लूड करता है। तो ट्रांसफ़र डिफाइंड सेक्शन 5 में है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र में क्या क्या इंक्लूड नहीं कर सकता। तो पार्टीशन है जैसे, तो पार्टीशन सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में? सरीन वर्सेस अजीत कुमार के केस में कहा था कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी सेक्शन for the transfer of property act. Partition is not included in the section 5 this act held by, ठीक है, तो पार्टीशन है जो उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया गया। अगर हम पार्टीशन की बात करें तो इसको MPLRC में डिस्कस किया गया है सेक्शन 178 एंड 178-A में। इसमें बोला गया है कि पार्शियल ट्रांसफ़र हो सकता है लैंड का विच इज़ लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू। कोई भी जो लैंड है वो अगर लाइबल है लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए तो उसका पार्शियल ट्रांसफ़र किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू MPLRC। लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें पार्टीशन के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है। ठीक है, इसके बाद है जो क्रिएशन ऑफ ईजमेंट्री राइट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं हो सकते। चार्ज भी अगर किसी चीज़ पे चार्ज वो कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा।
इसकी मीनिंग 5 जो 5 में मीनिंग दी है उसमें नहीं आएगा। जो सरेंडर है, सरेंडर भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। जो फैमिली सेटलमेंट है, फैमिली सेटलमेंट भी नहीं आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं आएगा। तो ये सब बस याद रखना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम अगली लेक्चर में क्या बोलेंगे, सेक्शन 5 सेक्शन 6 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।